दोस्तों, मैं राजा गौतम आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज मैं इस वीडियो को लेकर आ चुका हूं बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री के पेपर 2 की। साथियों, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडेवल इंडिया 1200 से 1700 ईस्वी। हिंदी में बताने का प्रयास करूँ, मध्यकालीन भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास 1200 से 1700 ईस्वी तक। तो साथियों, बहुत ही दोस्त मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि भाई इस की तैयारी हम कहाँ से करें, मॉडल नहीं मिल रहे हैं। तो साथियों, मैं बताने का प्रयास करूं, आप मॉडल ना ख़रीदें, क्योंकि मॉडल से कहीं पेपर नहीं आता है। आप बुक्स ख़रीदें और बुक्स को 1 या 2 बार पढ़ लें, पेपर आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। तो साथियों, मैं तो केवल यही सजेशन दूंगा कि आप मॉडल से बिल्कुल ना पढ़ें, आप बुक ले लें। कोई सा भी आपके पास विषय हो, उसकी किताब लें, किताब से पढ़ें, बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। तो साथियों, बहुत से विद्यार्थियों की डिमांड पर इस वीडियो को लाने का प्रयास मैंने किया है। तो साथियों, बहुत ही विधिवत तरीके से इस प्रीवियस ईयर पेपर को समझने का प्रयास करेंगे आज की इस वीडियो में। तो साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में शेयर करने का प्रयास करें। तो साथियों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को शुरू करने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, देखते हैं आज की इस वीडियो को। तो साथियों, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? तो मेरे दोस्त, क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया गया था? तो मेरे दोस्त, दिल्ली दरबार लगते थे तो मेरे दोस्त उस समय सबसे ज़्यादा बोलबाला फारसी भाषा का मेरे दोस्त सबसे ज़्यादा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फारसी भाषा का सबसे ज़्यादा बोलबाला था। दिल्ली सुल्तानों ने सबसे ज़्यादा संरक्षण प्रदान किया था फारसी भाषा का। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, फारसी भाषा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सल्तनत काल में समाज का सर्वाधिक सम्मानित वर्ग था? तो मेरे दोस्त, सल्तनत काल में समाज का सर्वाधिक सम्मानित वर्ग था तो मेरे दोस्त वह था हमारा विदेशी मुसलमानों का। मेरे दोस्त, विदेशी मुसलमानों में जैसे हुरूड़ आए, पल्लव आए, कुषाण आए, शक आए, ये भारत पर मेरे दोस्त आक्रमण करने आए थे और तुम्हें पता होगा इन्होंने बहुत ही आक्रमण किया, अत्याचार किए और मतलब महिलाओं की स्थितियों को तो इन्होंने इतना ध्वस्त कर दिया था इन व्यक्तियों ने, इनके बारे में क्या बताऊं मैं, बहुत ही। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलो, रानी पद्मिनी पत्नी थी? तो मेरे दोस्त, रानी पद्मिनी पत्नी थी मेरे दोस्त राजा रतन सिंह की। किसकी थी? राजा रतन सिंह की। तो मेरे दोस्त, इन पर एक पद्मावत भी लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से थे? तो मेरे दोस्त, प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से थे तो मेरे दोस्त वह थी हमारी मीराबाई। मेरे दोस्त, मीराबाई यह एक संत थी, श्री कृष्ण की अटूट श्रद्धा में बहुत ही मगन रहती थी ये स्त्री। इन्होंने बहुत भी भजन गाए श्री कृष्ण के बारे में। कहते हैं ना, जाको साको साइयाँ मार सके ना कोई। इनके परिवार में इनको मारने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कृष्ण जी इनकी भक्ति में इतनी लीन रहती थी, इन पर किसी भी चीज़ का प्रहार ही नहीं हुआ। तो साथियों, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अलवार कौन थे? तो मेरे दोस्त, अलवार मेरे दोस्त यह थे, अलवार हमारे वैष्णव संत थे। मेरे दोस्त पूछ सकता है अलवारों की संख्या कितनी थी? तो मेरे दोस्त, अलवारों की संख्या थी 12। और नैनार संतों की संख्या भी पूछ सकता है। तो मेरे दोस्त, नैनार संतों की संख्या थी हमारी 63। अलवार वैष्णव संत थे और नैनार हमारे शैव संत थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्यकालीन भारत में मेहतर और पट्टकिल पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते थे? तो मध्यकालीन भारत में मेरे दोस्त मेहतर और पट्टकिल पदनाम मेरे दोस्त शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख होते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो मेरे दोस्त, क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा हमारा सूफी सिलसिला था जो कि संगीत के विरुद्ध था? तो मेरे दोस्त, वह था हमारा नक्सल बंदी सिलसिला, जो कि संगीत के विरुद्ध सबसे ज़्यादा था। यह संगीत को नहीं मानता था, संगीत के विरुद्ध था हमारा नक्शबंदी सिलसिला।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, तो मेरे दोस्त रामानुज के अनुयायियों को मेरे दोस्त बैसड़व कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैसड़व। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो मेरे दोस्त अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था हमारी मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्यकाल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, तो मेरे दोस्त मध्यकाल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था मेरे दोस्त वह था हमारा चौधरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चौधरी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है, तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा परगना, सरकार और सूबा। परगना, सरकार और सूबा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल काल में हुंडी का प्रयोग किस कार्य के लिए होता था, तो मेरे दोस्त मुगल काल में हुंडी का प्रयोग होता था मेरे दोस्त व्यापार द्वारा रुपयों के लेन देन के लिए, विनिमय पत्रों के साधन के रूप में भी होता था और अल्पकालिक ऋण के लिए भी होता था। तो मेरे दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था, तो मेरे दोस्त वह था हमारा जहांगीर। 1713 ईस्वी में मेरे दोस्त एक व्यक्ति आया था हमारा फ़र्रुख सियार को मेरे दोस्त जहांगीर ने यह मुगल व्यापार करने के लिए फरमान दिया था जहांगीर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त जहांगीर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे दोस्त। मुगल काल में किस देश से व्यापारी नहीं आए थे, तो मेरे दोस्त इंग्लैंड से मेरे दोस्त हमारे अंग्रेज आए थे। कौन आए थे? अंग्रेज। जर्मनी से मेरे दोस्त, जर्मनी से कोई व्यक्ति नहीं आया था, यही गलत हो जाएगा, यही राइट हो जाएगा। नहीं पूछा है तो मेरे दोस्त यही सही हो जाएगा। फ्रांस से मेरे दोस्त आप सभी को पता होगा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। पुर्तगाल से मेरे दोस्त फासगोडिगामा कालीकट के बंदरगाह पर आए थे और ये 60 गुना मुनासिब दामों पर ये यूरोप ले गए सभी सामान को। तो साथियों देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हुंडी प्रथा क्या थी, तो मेरे दोस्त हुंडी प्रथा आप सभी को पता होगा बाज़ार में वस्तु विनिमय के लिए प्रयोग की जाती थी। बाज़ार में लेन देन के लिए पैसा अगर देना होता था तो पैसों को लेन देन के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली ये हुंडी प्रथा थी। तो आप सभी को पता होगा वित्तीय विनिमय पत्र यह एक हुंडी प्रथा थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत पर होने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमण था, तो मेरे दोस्त भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। यह एक अरबी शासक था और इसने ऐसा माना जाता है कि इसी के आक्रमण से मतलब इसी के नेतृत्व में अरब सिंध पर इसने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो मेरे दोस्त सबसे पहले आक्रमण हमारा अरबियों का हुआ था। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है भारत पर होने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन था, तो मेरे दोस्त वह था अरबी, और अरबी थे मेरे दोस्त मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था और मेरे दोस्त इनके पिता का नाम था मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद बिन कासिम के पिता था हैजाज बिन यूसुफ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अल-बरूनी के अनुसार ब्राह्मण वर्ग के लोग विदेशियों को क्या कहकर पुकारते थे, तो मेरे दोस्त अल-बरूनी के अनुसार ब्राह्मण वर्ग के लोग विदेशियों को क्या कहकर पुकारते थे, तो मेरे दोस्त वह थे मलिच्छ, और मलिच्छ को मेरे दोस्त मलिच्छ को कहते थे अशुद्ध। इसका अशुद्ध। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किताब उल हिंद का लेखक था, तो मेरे दोस्त किताब उल हिंद का लेखक था मेरे दोस्त अल-बरूनी। अल-बरूनी किसके साथ आया था आप सभी को पता होगा। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला सुल्तान कौन थी, तो मेरे दोस्त दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला थी मेरे दोस्त हमारी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो मेरे दोस्त यह थी इल्तुतमिश की पुत्री थी। और मेरे दोस्त इनका शासनकाल था 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक।
मेरे दोस्त ऐसा कहा जाता था कि अगर रजिया स्त्री ना होती तो इनका नाम सल्तनत काल के महान शासकों में लिया जाता था। मेरे दोस्त ये स्त्री ऐसी थी जो कि कोला और टोपी पहनकर दरबार में आती थी। बहुत ही बोलबाला था इनका रजिया सुल्तान का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तबकात नासरी का लेखक कौन था? तो मेरे दोस्त तबकात नासरी का लेखक था मेरे दोस्त मिनहाज उस सिराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो मेरे दोस्त हिंदी खड़ी बोली का जनक मेरे दोस्त अमीर खुसरो को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। मेरे दोस्त अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली ज़िले में हुआ था। पटियाली नहीं गलत है मेरे दोस्त। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के पटियाली ज़िले में हुआ था मेरे दोस्त। कब हुआ था? 1256 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हो गई थी मेरे दोस्त। इनके गुरु थे शेख निज़ामुद्दीन औलिया। मेरे दोस्त कहा जाता है कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया की असल में मृत्यु हो जाने के कारण उन्हीं के दुख और उन्हीं के वियोग में इनकी भी मृत्यु हो गई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किसे 1000 दिनार के नाम से जाना जाता था? तो मेरे दोस्त 1000 दिनार के नाम से मेरे दोस्त जाना जाता है हमारे मलिक काफूर को। ये अलाउद्दीन खिलजी का एक ग़ुलाम था और ये फिरोज शाह खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को तोहफे में दिया था। तो मेरे दोस्त पूछ सकता है अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो मेरे दोस्त अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक रहा था। 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा था। मेरे दोस्त पूछ सकता है अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण नीति किसने शुरू की थी? तो मेरे दोस्त अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। पूछ सकता है दाग और हुलिया प्रणाली किसने की थी? तो मेरे दोस्त अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। और पूछ सकता है कि सल्तनत काल में स्थिर रेट कितने शुरू किए? तो मेरे दोस्त वह भी अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछ सकता है, यही है और पूछ सकता है। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सल्तनत काल में बाजार के अधीक्षक को क्या कहा जाता था? तो मेरे दोस्त सल्तनत काल में बाजार के अधीक्षक को कहा जाता था मेरे दोस्त सेहना मंडी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि सुल्तान ने मद्य निषेध और जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो मेरे दोस्त अलाउद्दीन खिलजी था एक व्यक्ति जिन्होंने मद्य निषेध और जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया था। यही बहुत कुछ बातें हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मेरे दोस्त। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे इस पेपर में, तो आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चैप्टर को पढ़कर जाना। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, सूफी संतों के बारे में और भक्ति आंदोलन के बारे में, इन चैप्टरों को तो मेरे दोस्त अच्छी तरह से पढ़ना। इन चैप्टरों से बहुत ही क्वेश्चन बनने की संभावना है और मैं कुछ ऑफ चैप्टर बता दूंगा वीडियो में। देखते रहें वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक। तो साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुल्तान ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो मेरे दोस्त वह था हमारा अलाउद्दीन खिलजी था जो कि खलीफाओं के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था इन्होंने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि सुल्तान ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। तो मेरे दोस्त मूल्य नियंत्रण मैंने बताया आप सभी को, वही थे अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने मूल्य नियंत्रण सबसे ज़्यादा प्रणाली किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्यकालीन समाज में किन कारीगरों का व्यवसाय वंशानुगत था? तो मेरे दोस्त आप सभी को पता होगा, आपने अगर किताब पढ़ी होगी तो लुहार, जुलाह और बढ़ई, ये सभी कारीगरों का व्यवसाय वंशानुगत था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम? तो मेरे दोस्त अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम आप सभी को पता होगा, अली गुरसब था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने भू राजस्व बढ़ाकर 50% तक कर दिया था? तो मेरे दोस्त यह भी राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दीवान मुस्तकराज किससे संबंधित था? तो मेरे दोस्त दीवान मुस्तकराज जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही इनकी स्थापना की थी अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली को लेकर।
तो मेरे दोस्त यह संबंधित था हमारा भू राजस्व प्रणाली से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो मेरे दोस्त अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो मेरे दोस्त आप सभी को पता होगा, हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह सुल्तान कौन था जिसने महिलाओं को पवित्र स्थानों पर जाने पर रोक लगा दी थी? तो मेरे दोस्त वह व्यक्ति थे हमारे फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने महिलाओं को पवित्र स्थानों पर जाने पर रोक लगा दी थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मेरे दोस्त घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो मेरे दोस्त ये हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बीजक किसकी रचना है? तो मेरे दोस्त बीजक आप सभी को पता होगा, आपने हिंदी अगर पढ़ी होगी तो बीजक मेरे दोस्त कबीर की रचना है। इनके 3 खंड हैं, साकी शबद रमैनी, साकी शबद रमैनी, साकी शबद रमैनी। 3 भागों में ये प्रचलित है। दोस्तों कोई सी भी पूछ सकता है इसके बारे में, आपको याद रखना है बस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थान है? तो मेरे दोस्त गुरु नानक का जन्म स्थान मेरे दोस्त ननकाना तलवंडी में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कबीर किसके शिष्य थे? तो मेरे दोस्त कबीर रामानंद के शिष्य थे। इनका जन्म 1425 ईस्वी को हुआ था मेरे दोस्त, और 1510 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके मम्मी पापा का नाम था नीरू और नीमा, और इनके 2 बच्चे भी थे, कमाल और कमाली, ठीक है ना। और इनको वाराणसी गौ घाट पर इनको मिले थे। ये इनके माँ बाप इनको छोड़कर गौ घाट पर चले गए थे, तो उन्होंने इनका पालन पोषण किया था नीरू और नीमा ने। और उन्होंने अपना जीवन ऐसे ही हिंदू और मुस्लिमों को आपस में जोड़ने का प्रयास किया, जिससे कि बहुत काम किए इन्होंने, कबीरदास ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो मेरे दोस्त वह थे हमारे तुलसीराम। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तुलसीराम। तुलसीराम नहीं, तुलसीदास। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो मेरे दोस्त चैतन्य महाप्रभु हमारे वैष्णव संत से संबंधित थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विनय पत्रिका के रचयिता? तो मेरे दोस्त आप सभी को पता होगा, अगर हिंदी पढ़ते होंगे तो आप, हमारे विनय पत्रिका के रचयिता हैं तुलसीदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है? तो मेरे दोस्त बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है मेरे दोस्त पड़रपुर में। कहाँ पर है? पड़रपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो मेरे दोस्त नामदेव ये मेरे दोस्त थे दर्जी, कबीर थे जुलाहा, और रविदास थे हमारे नाई। रविदास थे हमारे मोची, और सेना थे हमारे नाई। तो देख लीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन ठीक बैठ रहा हमारा। पहले का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मीराबाई किसकी भक्त थी? तो मेरे दोस्त आप सभी को पता होगा, मीराबाई श्री कृष्ण की अटूट श्रद्धा में बहुत ही विश्वास रखने वाली स्त्री थी, और इन्हीं में ये बहुत विश्वास रखती थी और इन्हीं के गीत गाती थी। सबसे ज़्यादा श्री कृष्ण को मानने वाली थी ये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो मेरे दोस्त आप सभी को पता होगा, पल्लवाचार्य ये जुड़े हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु ये भी, और गुरु नानक ये भी, लेकिन अमीर खुसरो कोई भक्तिकालीन आंदोलन से नहीं जुड़े हुए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कामरूप असम में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया? तो मेरे दोस्त कामरूप असम में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने वाले व्यक्ति थे मेरे दोस्त शंकरदेव। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शंकरदेव। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म हुआ? तो मेरे दोस्त भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म मेरे दोस्त हुआ था हमारा 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? तो मेरे दोस्त भक्ति आंदोलन का प्रारंभ मेरे दोस्त अलवार संतों ने किया था, दक्षिण में किया था मेरे दोस्त। सबसे पहले हमारे अलवार संतों ने ही दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं मेरे दोस्त। अलाउद्दीन खिलजी के भूराजस्व सुधारों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो मेरे दोस्त इनके सुधार थे राज्य की आय में वृद्धि करना, मध्यस्थों का अंत करना, धन के संकेतों को रोकना। तो मेरे दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में किसने पहली बार भूमि की माप मसात पद्धति को लागू किया था? तो मेरे दोस्त वह थे हमारे अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सल्तनत काल में मुनिहान किससे संबंधित थे? तो मेरे दोस्त आप सभी को पता होगा गुप्तचर व्यवस्था से ये मुनिहान संबंधित थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दीवान रियासत विभाग की स्थापना किसने की थी? तो मेरे दोस्त दीवान रियासत और दीवान मुस्तकराज 2 विभागों की स्थापना हमारे अलाउद्दीन खिलजी ने की थी अपने शासनकाल में 1290 से 1296 ईस्वी में इसका शासनकाल रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल शासन के तांबे का सिक्का कहलाता था? तो मेरे दोस्त मुगल काल में तांबे का सिक्का मेरे दोस्त दाम कहलाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दाम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल काल में प्रचलित सबसे बड़ा सिक्का था? तो मेरे दोस्त मुगल काल में सबसे बड़ा प्रचलित सिक्का था मेरे दोस्त वह था दाम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल काल में शाही कारखानों का प्रमुख होता था? तो मेरे दोस्त मुगल काल में शाही कारखानों का प्रमुख होता था तो मेरे दोस्त वह था खान ए सामान। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसका निर्यात मुगल काल में पूरी तरह प्रतिबंध था? तो मेरे दोस्त मुगल काल में मेरे दोस्त सोने का तो मेरे दोस्त सबसे ज़्यादा निर्यात होता था, चांदी का मेरे दोस्त चांदी का नहीं होता था, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीरा का होता था और उपयुक्त सभी ये भी गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु थी? मुगल काल में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु थी तो मेरे दोस्त वह थी हमारी सूती वस्त्र, सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता था इसका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र था? मुगल काल में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र था तो मेरे दोस्त वह था बयाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में टकसाल की स्थापना हुई थी? तो मेरे दोस्त टकसाल की स्थापना की गई थी मेरे दोस्त अकबर के शासनकाल में, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अकबर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल काल में टकसाल अधिकारी को कहा जाता था? तो मेरे दोस्त मुगल काल में टकसाल अधिकारी को मेरे दोस्त कहा जाता था सेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त सेना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अकबर के काल में कृषि योग्य भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो मेरे दोस्त अकबर के काल में कृषि योग्य भूमि को मेरे दोस्त 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सी भूमि थी? पोलज, परती, चच्चर और बंजर भूमि। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 4 भागों में बांटा गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल काल में उच्च गुणवत्ता वाला रेशम कहाँ से आयात किया जाता था? तो मेरे दोस्त मुगल काल में उच्च गुणवत्ता वाला रेशम कहाँ से आयात किया जाता था? तो मेरे दोस्त वह आयात किया जाता था हमारा चीन से, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चीन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तंबाकू की खेती किस मुगल बादशाह ने शुरू करवाई थी? तो मेरे दोस्त तंबाकू की खेती मेरे दोस्त कराई गई थी मेरे दोस्त जहांगीर ने अपने शासनकाल में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भू राजस्व के लिए अकबर ने किस संबंध को अपनाया था? तो मेरे दोस्त भू राजस्व के लिए अकबर ने अपने इलाही संबंध को अपनाया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अकबर की लोकप्रियता के कारण थे? तो मेरे दोस्त अकबर की लोकप्रियता के कारण बहुत से मनसबदारी प्रथा भी थी और धार्मिक नीति भी थी और भू राजस्व भी था मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो मेरे दोस्त वह उधार ली गई थी हमारी मंगोलिया से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईन दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो मेरे दोस्त दहसाला व्यवस्था ये हमारे टोडरमल थे, अकबर के सेनापति एक अधिकारी थे, दरबारी कवि थे टोडरमल, इन्होंने आईन दहसाला व्यवस्था को लागू किया था। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो मेरे दोस्त मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ होता है लगान निर्धारण का तरीका, इसका राइट आंसर हो जाएगा लगान निर्धारण का एक तरीका होता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे दोस्त।
मुग़ल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था? तो मेरे दोस्त तांबे का सिक्का मुग़ल काल में दाम कहलाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा का प्रथा किसने शुरू की थी? तो मेरे दोस्त दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा मेरे दोस्त ये शुरू की थी हमारे जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसका चित्र मुग़ल काल में सिक्कों पर उत्कीर्ण किया गया था? तो मेरे दोस्त वह थी हमारी नूरजहां, जहांगीर की पत्नी। इन्होंने मुग़ल काल में सिक्कों पर अपना चित्र उत्कीर्ण कराया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुग़ल काल में दिल्ली में खैरुल मंजिल नामक मदरसे का निर्माण किसने करवाया था? तो मेरे दोस्त वह करवाया था हमारा महम अंगा। ये किस तरह थी? इन्होंने मुग़ल काल में दिल्ली में खैरुल नामक मदरसे का निर्माण करवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुग़ल काल में जरीब किस काम आती थी? तो मेरे दोस्त जरीब मेरे दोस्त एक रस्सी थी होती थी जो कि भूमि की माप के लिए प्रयोग की जाती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भूमि की माप के लिए। इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खराज से क्या तात्पर्य है? तो मेरे दोस्त खराज एक प्रकार की भूमि कर होता था। मेरे दोस्त खराज क्या होता था? एक भूमि कर होता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त इस वीडियो का। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही एवं उपनाहा का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो मेरे दोस्त मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही एवं उपनाहा का उल्लेख संदर्भ मिलता है मेरे दोस्त वह है जूता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जूता। तो मेरे दोस्त जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।